हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो 8 सितंबर के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर से एंड सोर्स एज ऑलवेज हम डिस्कस कर ही लेते हैं कि द हिंदू ही है। तो कोई भी कॉन्टेक्स्ट होगा मैं आपको डिस्कस कर दूंगी एंड कोई नई चीज़ होगी वहाँ से हम शुरुआत करेंगे बेसिक से, ठीक है। एंड उससे जुड़े करंट अफेयर्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या स्टेटमेंट या किस तरीके के कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं वही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। एंड आंसर क्या होगा उसको ओवरऑल यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड डिटेल्ड आंसर्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हो जहाँ पे PDF अपलोड हो जाती है आंसर्स के साथ as soon as this video gets published, right? So let's begin with कि जो स्वीडन की रेयर अर्थ माइनिंग प्लान है इट इज रिस्किंग द लाइफ ऑफ 20,000 सैमी रेनडियर हर्डर्स, ठीक है। तो सैमी रेनडियर हर्डर्स जो है एक स्पेसिफिक ग्रुप है, ठीक है, जो कि रेनडियर, ठीक है, स्पेसिफिकली जब हम रेनडियर की बात करते हैं उनके लिए या उनके थ्रू ही उनकी जो इकोनॉमी है, जो उनका लाइवलीहुड है वो सस्टेन करता है। तो एज पर UPSC एस्पिरेंट हमें पता होना चाहिए स्वीडन क्या है एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइनिंग के लिए वहाँ पर अब एक प्रोजेक्ट अगर शुरू किया जा रहा है तो उससे क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है। एंड जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उसके वजह से जो अब एक्सपेक्टेड वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, तो मतलब ऐसे लगा लीजिए आप 10, 12, 20 जनरेशन से उनके जो लाइवलीहुड है उस पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो बेसिक इम्पैक्ट यहाँ पर क्या होगा क्लाइमेट चेंज के तौर पे अगर हम देखें तो रेनडियर हैं सिंस अब वो माइग्रेशन यहाँ पर तो कंडक्ट करते ही हैं, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है वहाँ पर। तो अब माइग्रेशन हो गई या इवन के माइग्रेशन का जो रूट हो गया उस पर इम्पैक्ट पड़ने की चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ है कि जो माइनिंग वाला रीजन है, जब माइन जहाँ पर डेवलप होने की बात की जाती है तो विद रिस्पेक्ट टू दैट वहाँ पर जो पैस्चर लैंड है जहाँ पर रेनडियर फीड करते हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऑल टुगेदर यहाँ पे हमें बेसिक आइडिया यहाँ पे रेयर अर्थ माइनिंग के बारे में होना चाहिए। सिंस नॉर्डिक कंट्रीज हैं उनके पास टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती है, तो वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को यहाँ पे माइन करने की शुरुआत कर रहे हैं। तो नया यहाँ पर एक तरह से बिजनेस प्रोजेक्ट काफी साल बाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कोई ऐसा इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है। सो ऑल टुगेदर यहाँ पे आपको यही चीज बताई गई है और इतना ज्यादा यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। बाकी हाँ, मैप पे जरूर देख लेना कि जो स्वीडन है उसकी पोजिशनिंग कहाँ पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर स्वीडन से रिलेटेड कुछ आता है हम यही डिस्कस करेंगे कि उसकी ज्योग्राफी क्या है। आज अब हम उसकी सिर्फ और सिर्फ लोकेशन की यहाँ पर बात करने वाले हैं। देन स्वीडन डज नॉट शेयर इट्स मैरीटाइम बॉर्डर विद विच अमंग्स द फॉलोइंग नेशंस। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ उसकी आप कह सकते हो पॉलिटिकल पोजीशनिंग के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके क्लाइमेट के ऊपर भी बिल्ड करेंगे एंड पोजीशनिंग एज कंपेयर टू जैसे हम फिजिकल एरियाज की बात करते हैं, फिजिकल बैरियर्स क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं, कौन सा रीजन कैसे फॉलो आउट करता है, क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम में, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, रशिया, लात्विया, एस्टोनिया, बेलारूस। तो क्या इसका करेक्ट आंसर है, कौन सी ऐसी कंट्री जो मैरीटाइम बॉर्डर यहाँ पर शेयर नहीं करती स्वीडन के साथ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनता है, ऑप्शन नंबर डी। बट ऑब्वियस क्योंकि बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी बहुत ज्यादा न्यूज भी है ना। तो बाल्टिक सी के साथ जो मैरीटाइम बॉर्डर्स यहाँ पर हम शेयर करने की बात करते हैं, तो अगर स्वीडन को अगर आप देख लीजिए तो हमारे पास गल्फ ऑफ बोथनिया है, गल्फ ऑफ फिनलैंड है, गल्फ ऑफ रीगा है जो कि हमने रिसेंटली भी डिस्कस भी किया था, जो आपको याद भी यहाँ पर होना चाहिए, गल्फ ऑफ गडांस्क है, ठीक है। तो बेलारूस तो यहाँ पर कहीं रह जाता है एंड गल्फ ऑफ फिनलैंड के थ्रू रशिया के साथ मैरीटाइम बाउंड्रीज भी यहाँ पर स्वीडन शेयर करता है अलॉन्ग विद अदर नेशंस, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बनता है। नेक्स्ट, लॉस्ट इन स्पेस यू माइट नीड जस्ट 2 stars to find your way। सो यहाँ पर आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगी वो पढ़ोगे आप, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको स्टिल इंटरेस्ट है यहाँ पे तो आप एक लाइट रीडिंग दे सकते हैं। अदरवाइज जो एस्ट्रोनॉमी के स्टूडेंट्स हैं या जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनके लिए ज़्यादातर ये या आप कह सकते हो इम्पैक्ट यहाँ पर देता है। तो अब आइडिया क्या है यहाँ पे इस आर्टिकल के थ्रू कि सपोज कीजिए आप कोई भी एक इमेज के ऊपर फोकस कर रहे हो, बीट कोई कैंडल हो गई है ना, तो आप एक आंख से फोकस करते हो तो जो है आपको एक पोजीशन नजर आएगी, दूसरी आंख से फोकस करोगे एक आंख बंद करने के बाद तो जो बीच में डिस्टेंस क्रिएट होता है, बस ऐसे से एक टेक्निक यूज की गई है, ठीक है। अब सिंस हमें पता है कि अर्थ जो है वो अब सन के अराउंड भी यहाँ पर रेवोल्यूशन जो है वो कंडक्ट करती है ना, रोटेट तो करती है सन के अराउंड भी यहाँ पर, जिसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो अर्थ भी ऐसे ही 2 पर्सपेक्टिव्स देती है। सपोज कीजिए ये सन है हमारा और ये अर्थ की ऑर्बिट है एंड अर्थ एक टाइम पे सपोज कीजिए यहाँ हो गई, एक टाइम पे यहाँ पे हो गई। तो अगर आप सन को यहाँ पर फोकस करोगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपको 2 डिफरेंट व्यू पॉइंट्स नजर आएंगे अर्थ की पोजीशनिंग के हिसाब से, है ना। जस्ट लाइक कि आपकी एक आई यहाँ है, एक आई यहाँ पर है, ठीक है। फोकस पॉइंट आपको जो है सन को लेकर यहाँ पर शिफ्ट होता रहेगा। तो सेम ही चीज यहाँ पर ये बताई गई है कि जितनी भी हमारे पास सैटेलाइट्स एग्जिस्ट करती है, स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है प्लूटो को लेकर। यहाँ पे जो न्यू होराइजन प्रोजेक्ट 2006 में शुरू किया गया था प्लूटो को मॉनिटर करने के लिए, बहुत सारी इमेजेस उसने कंडक्ट जरूर कराई। बट ऐसी सिचुएशन में जो जैसे कि प्लूटो जो कि एक ड्वार्फ प्लैनेट है, बिल्कुल आप कह सकते हो अलग से यहाँ पर हमारे पास क्यूपर बेल्ट के आसपास एग्जिस्ट करता है, क्यूपर बेल्ट के अंदर ही एग्जिस्ट करता है ना। तो इतनी दूर तक अर्थ से सिग्नलिंग जब पहुंचती है या जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता रहता है, जो सिग्नल है या जो कम्युनिकेशन है वो कट होने के चांसेस या कम होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि अब आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज जिसके थ्रू आप वहाँ पे पोजीशनिंग कंडक्ट कराने की कोशिश करते हो, पोजीशनिंग को एनालाइज करने की कोशिश करते हो कि एक्चुअली में हमने जो अपना सैटेलाइट भेजा वो एग्जिस्ट कहाँ करता है,
है ना। तो इससे क्या होगा कि अब जो डिस्टेंस है सिंस वो इंक्रीज होता रहेगा तो जो कम्युनिकेशन है उसमें जो टाइम लैग है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है। तो एक नया ऐसा तरीका, जो कि नया भी नहीं, एक पुराना तरीका है जिसको रीयूज करने की यहाँ पे बात की जा रही है, कि दो ऐसे स्टार्स जिसको लेकर आप श्योर ही श्योर हो, ठीक है। यहाँ पर इन दिस केस उन्होंने दो स्टार्स कौन से लिए, वुल्फ 359 एंड प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, क्लोजेस्ट स्टार बिसाइड द सन। ये दो स्टार्स को यहाँ पर उन्होंने रिलेटिवली कंडक्ट किया, देखा। एंड सपोज कीजिए दो स्टार यहाँ पर कहीं पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, क्लोजेस्ट एक टू द सन, एक यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि आप का जो सैटेलाइट है वो समवट यहाँ कहीं है, ठीक है। सो एक तरफ से आप एक आई से यहाँ पे पोजीशन चेक करोगे, एक आई से पोजीशन यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है, थ्रू दैट कम्युनिकेशन। बट अब सिंस आप अर्थ की पोजीशनिंग भी यहाँ पर मैटर करती है, क्योंकि दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव नजर आते हैं हमें, तो सिमिलर तरीके से आप अर्थ के अकॉर्डिंगली भी इसके अकॉर्डिंगली डिस्टेंस आप मेजर करोगे। तो दोनों तरीके से कैलकुलेशन जो है वो लगाते हैं। वो यू नी नॉट गो इनटू द डेप्थ रिगार्डिंग द कैलकुलेशन, जो कि यहाँ पर दी गई है। तभी मैं आपको बता रही हूँ, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट उन्होंने यही लगाया है कि एरिया या डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, या एक्चुअली में हमारे पास कितना ज़्यादा डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू दैट सैटेलाइट जो हमने लॉन्च की है, इंडिया के साथ कह रही हूँ मैं आपको, अर्थ के साथ कितना उसका ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पर है, इसी तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हो, फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है। सो एक पुरानी टेक्निक है एंड डिफरेंट तरह की टेक्निक्स यहाँ पर बोली जाती है। जो ये वाली टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं, इसको हम पैरालैक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिस्टेंस ऑफ द स्टार। तो अर्थ का डिस्टेंस उस स्टार से उस टाइम पे कितना है, उसके अकॉर्डिंगली आप एनालाइज कर सकते हो कि हमारी जो सैटेलाइट है जो हमने भेजी है, या हमने कोई स्पेस मिशन अगर लॉन्च किया है, तो उसकी जो पोजिशनिंग है अगर हमें एक्जैक्टली नहीं पता लग रही है, वहां से हम एनालाइज कर सकते हैं। दैट्स इट। और इसके अलावा यहाँ पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कि आपको स्टेलर पैरालैक्स के बारे में ही सिर्फ और सिर्फ पता होना चाहिए, ठीक है, रेस्ट और कुछ आपको नहीं पता होना चाहिए। देन सवाल देखते हैं आप। कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट, क्यूपर बेल्ट कंटेन्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रॉकी एस्ट्रॉइड्स ऑफ वेरियस साइजेस। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट इज अ कोल्ड डोनट शेप रीजन होम टू फ्रोजन रेमिनेंट्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम्स फॉर्मेशन। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि जो दोनों स्टेटमेंट्स है ना, अदला बदली कर दी गई है। तो पहली चीज आपको एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में पता होना चाहिए, दूसरी चीज आपको क्यूपर बेल्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एस्टेरॉइड बेल्ट की जब हम बात करते हैं तो वो जुपिटर एंड मार्स के बीच में एक बेल्ट एग्जिस्ट करती है जो कि रिलेटिवली थिन होती है, ठीक है। एंड वहां पे हमारे पास एस्ट्रॉइड्स या क्रिस्टलाइन तरीके से आप कह सकते हो रॉक्स वगैरह यहाँ पर रहते हैं। बट सिंस अब हमारे पास नेपट्यून के बाद एक बड़ी बेल्ट आती है, रिलेटिवली बड़ी बेल्ट आती है जिसको हम क्यूपर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। वहां पे हमारे पास जैसे डॉर्फ प्लैनेट्स भी हैं, ठीक है, वो एक तरह से आप लगा लीजिए डोनट शेप रीजन है जहां पे फ्रोजन रेमिनेंट्स, जो कि अब बचा कुचा सामान जो हमारा आप कह सकते हो ना सोलर सिस्टम का, या हमारी जो हमारा वाला जो सोलर सिस्टम है उसमें जो बच जाता है वो क्यूपर बेल्ट के आसपास यहाँ पर रोटेट करता है, ठीक है। तो वहां पर एग्जिस्ट करता है, जो कि अब सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन से जो रेमिनेंट्स हैं या बचा कुचा सामान है वो क्यूपर बेल्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर इनकरेक्ट है। डिटेल्ड आंसर्स के लिए आप पढ़ सकते हो उसे लेटर ऑन। देन इंडिया एंड बांग्लादेश होल्ड टॉक्स ऑन वाटर शेयरिंग। तो अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इंडिया एंड बांग्लादेश में स्पेसिफिकली कौन से वाटर ट्रीटीज या आपके वाटर ट्रीटीज हैं अगर एग्जिस्ट करती हैं तो कहाँ पे हमारे पास वाटर को लेकर डिस्प्यूट है। तीसरा रिवर डिस्प्यूट मेजरली हमारे पास यहाँ पर ज्यादातर न्यूज में देखने को आता है। फरक्का बैरेज की यहाँ पे यूजेज जो है हमें देखने को ज्यादातर मिलती है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो नाम हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, बट जो लेस स्पेसिफिक चीजें हैं उसके ऊपर भी यहाँ पे फोकस करना है। तो अब इंडिया जो है एंड बांग्लादेश जो है वाया अ 10 मेंबर कमिटी वो जो कि बांग्लादेश भेजेगा, ठीक है, वो कंसर्न्स यहाँ पे इंडिया के साथ यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करेंगे अक्रॉस 14 बॉर्डर रिवर्स, ठीक है, कि जहाँ पे अब हमारे पास अराउंड 200 प्लस ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर इंडिया एंड आप कह सकते हो बांग्लादेश मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल रिवर्स के थ्रू यहाँ पर वाटर शेयरिंग करता है, ठीक है। वाटर शेयरिंग करने की या तो आप कह सकते हो डिस्प्यूट भी अराइज हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू दैट, है ना। तो अब हमारे पास एक गंगा ट्रीटी भी है, गंगा वाटर्स एग्रीमेंट 1996 का भी है, जो कि 30 ईयर का ऐसा एक एग्रीमेंट था जिसके अकॉर्डिंगली गंगा के पानी को यहाँ पर बांग्लादेश के साथ ड्यूरिंग द पीरियड जब वहां पर अब आप कह सकते हो सूखा पड़ जाता है या समर रीजन के टाइम पे या समर सीजन के टाइम पे पानी शेयर किया जाएगा बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो ये पानी का मैनेजमेंट जो है वो फरक्का बैरेज के थ्रू होता है एंड फरक्का बैरेज की यूजेज क्या है वो मैं आगे भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो अभी जो ये 30 ईयर की ट्रीटी है ये 2026 के अंदर एक्सपायर होने वाली है, ठीक है। तो 2026 में इसके ऊपर रीनेगोशिएशन की जाएगी एंड एक्सपेक्टेड यही है कि जो बांग्लादेश है वो चाहेगा कि मैक्सिमम ईयर्स तक इसको आगे और एक्सटेंड किया जा सके ताकि
ताकि इंडिया से पानी, गंगा का जो पानी है वो भेजा जा सके बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, तो अब मल्टीपल तरीके से यहाँ पर नेगोशिएशन को लेकर बात होनी चाहिए। तो एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट या स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट के तौर पे आपको इंडिया एंड बांग्लादेश को लेकर स्पेसिफिकली वाटर, क्या हमारा अभी विद रिस्पेक्ट टू वाटर रिलेशंस के लिए क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है, फरक्का बैरेज वाज बिल्ट टू सर्व कोलकाता पोर्ट। Second, Ganges Water Treaty was a 30-year agreement between India and Bangladesh signed in 1992. Which of the statements above is or are correct? तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनता है, ऑप्शन नंबर ए ही बनता है, फर्स्ट ओनली। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब 30 इयर्स की अगर हम बात करें, सीधी सीधी बात है, 1996 में साइन हुआ था, मैंने जस्ट आपको ये चीज़ बताई है, 30 ईयर का एग्रीमेंट था, 1996 में साइन हुआ है, 30 इयर्स तभी 2026 के अंदर कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये स्टेटमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ द ईयर गलत हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। एंड पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, फरक्का बैरेज जो है वो सर्व करने के लिए कोलकाता पोर्ट को यहाँ पर बनाया गया था। क्यों? क्योंकि अब जो फरक्का जो कोलकाता पोर्ट है स्पेसिफिकली, वहाँ पे हुगली का पानी है। हुगली क्या है, एक सीजनल रिवर है। ठीक है, अब सीजनल रिवर है, वहां पे अब सिल्टिंग भी होगी, सिल्टिंग का प्रोसेस भी चलता ही रहेगा। तो फरक्का बैरेज जो है स्पेसिफिकली एक ऐसा यहां पर आप कह सकते हो पॉइंट है जहां से हम हुगली रिवर को पानी भी भेज रहे हैं। ठीक है, हुगली रिवर में पानी जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, सिल्ट जो है वो कलेक्ट यहाँ पर ज़्यादा नहीं हो पाती है। एंड हुगली रिवर पे सिंस कोलकाता पोर्ट है तो उसको केटर करने के लिए, यहाँ पे वाटर लेवल को मैनेज करने के लिए दूसरी तरफ फरक्का बैरेज जो है वो बांग्लादेश को भी पानी भेजता है। तो ये जो गंगा हमारी जो गेंजेस वाटर ट्रीटी थी ना, इसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ बोली गई थी कि 10 दिन जो पानी है वो बांग्लादेश के पास जाएगा और 10 दिन जो पानी है वो इंडिया के पास जाएगा। ठीक है, तो सिमिलर तरीके से ऐसे ही बोला गया था कि मिनिमम ऑफ 35,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर वो रिलीज होना ही होना है पर नेशन। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपको डिस्कस करके बताई गई है, डिटेल में आपको आंसर यहाँ पर बताया गया है। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। देन पंजाब फ्लड्स लीव फार्मर्स स्ट्रैंडेड बिटवीन टू सीजन्स। दूसरी आपके पास न्यूज यहाँ पे आती है, मॉनसून लॉसेस 4,000 करोड़ इन हिमाचल। तो यहाँ पे दोनों के दोनों केसेस में हम फ्लडिंग का इशू देख रहे हैं, बारिशें बहुत ज्यादा हुई हैं इस बार, है ना। तो इम्पैक्ट क्या हुआ है, तो अभी के लिए हमें सिर्फ इस न्यूज से केटर क्या करनी है इन्फॉर्मेशन। पहली जो आपकी हिमाचल वाली न्यूज है उसमें आपको ये चीज को देखना है कि जो स्टेट है इट रिसीव्ड एन एवरेज रेनफॉल ऑफ 943.2 mm इन जून 1 to September 6 and excess of 46%। एक्स्ट्रा यहाँ पर बाकी आपको जगह बताई गई है, कितने लोग मर गए हैं, कहाँ पे कैसे कैसे रिलोकेशन की गई, उस पर हमें फोकस इतना ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन मेंस में अगर आप जो है एग्जैक्ट डेटा तो ऑब्वियसली कोट नहीं करेंगे, बट आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं, रिलोकेशन, माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें हुई हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के तौर पर आप इसको मेंशन कर सकते हो। बट पंजाब के केस में यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिंस अभी ये ट्रांजिशन पीरियड है, ठीक है, पानी जो है अभी ऑलरेडी हमारे पास क्या है, राइस को उगाया गया था, पैडी को उगाया गया था। ठीक है, अब पैडी की जो फसल है वो 30 to 40% जितनी भी फसल है पंजाब के अंदर, स्पेसिफिकली जहाँ पे गुरदासपुर जैसे रीजन में, या इवन कि हम फिरोजपुर वाले रीजन की बात करते हैं जो कि वर्स्ट आप तरीके से कह सकते हो कि फ्लड से हिट है, वहाँ पे 30 से 40 पैडी की जो फसल है जो कि ऑलरेडी उगाई जा चुकी थी, जिसका हार्वेस्ट का टाइम आ चुका था, वो खराब हो चुकी है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यही है कि अगर पैडी कटेगी तो थोड़ा सा टाइम पीरियड के बाद यहाँ पे वीट को सो किया जाएगा। तो बट सिंस सॉइल जो है अपने साथ, या पानी जो है अपने साथ फ्लडिंग की वजह से इतना ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो गंदगी उठाकर लेकर आई है कि अब वीट उगाने के अंदर ऑब्वियसली डिले आएगा। वीट उगाने में अगर डिले आएगा तो उसका हार्वेस्टिंग में डिले आएगा। इससे क्या होगा कि फाइनेंशियल लॉसेस क्यों होंगे? क्यों फाइनेंशियल लॉसेस? इसलिए होंगे क्योंकि जो यील्ड है वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि सीजन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हार्वेस्टिंग का टाइम पीरियड भी एक फिक्स होता है। उससे ज़्यादा अगर आप आगे हो जाते हो तो सॉइल का मॉइस्चर कह रही हूँ मैं आपको, जैसे कि वीट का जो मॉइस्चर है लेवल अगर वो बढ़ जाता है तो अब आप कह सकते हो कि रिजेक्शन रेट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो सेम तरीके से यहाँ पर जो सरकार से उन्होंने यही गुहार लगाई है कि पर एकड़ बेसिस पे 70,000 रुपीज़ एटलीस्ट जो गवर्नमेंट है वो अब कॉम्पनसेट करे फार्मर्स को। ये चीज़ आपको यहाँ पर न्यूज़ में बताई गई है। देन सवाल क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग, एंड जो पानी है वो रावी रिवर से आया है। ठीक है, तो द रावी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश। पहली स्टेटमेंट ये कह रही है। दूसरी स्टेटमेंट है कि द सतलुज रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू शिपकिला पास। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि जो रावी रिवर है वो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास में ही यहाँ पर ओरिजिनेट होती है। सतलुज रिवर की जब हम बात करें तो वो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और इंडिया में अगर एंटर करती है तो वो शिपकिला पास के थ्रू यहाँ पर एंटर करती है। ठीक है, एंड मानसरोवर यात्रा की जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो वहाँ पे सतलुज रिवर अगर आप देखें, मनाली साइड भी अगर आप गए हो, या इवन की शिपकिला पास वाली साइड पर कहीं पर अगर आप गए हो, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि सतलुज रिवर की ही स्पेसिफिकली बात की जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका
ऑप्शन नंबर सी बनता है। डिटेल्ड आंसर्स के लिए आपको मैं बोल रही हूँ कि PDF आप फॉलो कर सकते हो, बट अगर आपको मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर बताऊँ, रावी रिवर जो है यहाँ पे कहीं पे रोहतांग पास है हमारे पास, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली अगर हम सतलुज की बात कर रहे हैं तो समवॉट ये तिब्बत के आसपास मानसरोवर वाले रीजन में, शिपकिला पास वाले रीजन जो कि यहाँ पे कहीं पे फॉल करता है, वहाँ से इंडिया में एंटर करती है। एंड फाइनली धीरे धीरे अगर हम देखें तो ये मर्ज कर जाते हैं इंडस वाटर के अंदर पाकिस्तान के थ्रू, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा बनता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो सेम सतलुज के केस में आपको यहाँ पर बताया गया है। देन ब्लड मून था, ठीक है, 7th को टोटल जो है हमारे पास लूनर इक्लिप्स था, तो ये आपको उसकी फोटोग्राफ बताई गई है। ब्लड मून क्यों हुआ वो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, न्यूज़ तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बस आपको ये क्वेश्चन बताना था मुझे कि पहली स्टेटमेंट कह रही है कि अर्थ्स कंप्लीट शैडो रीजन ऑन द मून इज कॉल्ड अम्ब्रा। सेकेंड है कि रेड कलर कैन ट्रैवल अ लॉन्गर डिस्टेंस एज कंपेयर टू शेड्स ऑफ ब्लू। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनता है, ठीक है। तो अब कैसे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, नॉट बी, ठीक है। अम्ब्रा रीजन में जब हम बोलते हैं कि अर्थ की कंप्लीट शैडो रीजन ऑन द मून पड़ती है तो उसको अम्ब्रा रीजन बोलते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास आता है कि अगर आपने पढ़ा होगा स्टेटमेंट कई बार कि पेनम्ब्रल एक्लिप्स है हमारे पास, लूनर एक्लिप्स, उसका क्या मतलब होता है? इसका एक सिंपल सा मतलब होता है कि ये एक पार्शियल लूनर एक्लिप्स है, ठीक है। अगर अम्ब्रल एक्लिप्स या टोटल एक्लिप्स की बात की जाती है तो दैट मीन्स कि वो एक कंप्लीट लूनर एक्लिप्स है, ठीक है। तो अब इसको डिस्कस करते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को। पहले आप ये देखिए कि हमारे पास लूनर एक्लिप्स की जब हम बात करते हैं तो अर्थ की शैडो सन के थ्रू कास्ट होती है मून के ऊपर, तो जब ये कंप्लीट इस रीजन में आ जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, अम्ब्रा रीजन, ठीक है। जहां पे अब हल्की हल्की रेज आपको ये नजर आ रही हैं इसको हम बोलते हैं पेनम्ब्रल रीजन, जहां पे हमारे पास पार्शियल लूनर एक्लिप्स होता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अब हमारे पास क्या सिचुएशन आती है या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाते हैं? पहले स्टेटमेंट तो हमें पता लग गई कि क्लियर है, करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है कि रेड कलर जो है ऑब्वियसली लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, क्यों? क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था यहाँ पे रेले स्कैटरिंग का, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी जो हम विबग्योर वर्ड बोलते हैं, उसमें क्यों ऐसा चीज होती है, या स्पेसिफिकली मैंने शायद आपको क्वेश्चन भी पूछा कि जो स्कूल बसेस होती है वो येलो कलर की क्यों होती हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे का एक बेसिक आंसर यही था कि वो एक लॉन्गर डिस्टेंस से साइट की जा सकती है, क्योंकि वेवलेंथ जो है वो येलो कलर की एज कंपेयर टू अगर हम इससे पहले वाले कलर्स को देखें, ठीक है, वो ज़्यादा होती है। तो दूर से आप इसको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि स्कूल बस आ रही है, तो एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो सिमिलर तरीके से अब सनसेट के टाइम पर अगर हम देखें, ठीक है, तो अब जो रेड कलर है वो ज़्यादा हमें नज़र आता है, ऑरेंज या ह्यूज ऑफ ऑरेंज एंड रेड नज़र आते हैं। सेम ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखो अब आप इमेज के अंदर यहाँ पे अर्थ है तो अर्थ का एटमॉस्फेयर भी एग्जिस्ट करेगा, तो जो रेज हैं ये पास होके जाएंगी अर्थ के एटमॉस्फेयर से। अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो स्कैटर कर देता है ब्लू लाइट को, जिस वजह से हमें हमारा जो स्काई है वो जनरली ब्लू नज़र आता है, ठीक है। एंड रेड कलर के जो ह्यूज हैं वो अब कास्ट कर रही है अर्थ शैडो, है ना, मून के ऊपर। तो सिमिलर तरीके से जो मून का कलर है वो रेड नज़र आएगा, तो इसको हम रेले स्कैटरिंग का पार्ट बना देते हैं, ठीक है। सो इसी वजह से अब सिंस वेवलेंथ जो है रेड कलर की सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बेटर तरीके से इसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, या रेड कलर सबसे ज़्यादा कलर को यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है आउट ऑफ ऑल द कलर्स विच वी हैव इन विबग्योर कलर जैसे हम बोलते हैं। तो सिमिलर तरीके से हमारे पास जो मून है वो हमें एक तरह से ब्लड मून की तरह नज़र आता है, क्योंकि अब वो पार्शियल नहीं कंप्लीट यहाँ पर आपके पास जब लूनर एक्लिप्स होता है तभी एग्जिस्ट हो सकता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बनता है। रेड कलर जो है इट कैन ट्रैवल अ लॉन्गर डिस्टेंस एज कंपेयर टू द शेड्स ऑफ ब्लू। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट बैठती हैं, ठीक है। देन अंडर सी केबल्स कट इन द रेड सी डिस्टर्ब्स इंटरनेट इन एशिया एंड वेस्ट एशिया। सो यहाँ पे अभी रीजन पता नहीं लगा है कि क्यों ऐसा हुआ है, ठीक है। अंडर सी केबल्स रेड सी रीजन के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी कंट्रीज यहाँ पे फॉल करती हैं, ट्रेड कैसे कैरी आउट किया जाता है, जियोपॉलिटिकली कैसे रेड सी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप फोकस करेंगे। देन इंडिया चाइना द इनएबिलिटी टू डिफाइन अ बॉर्डर, ये ऑलरेडी एक तरह से आप कह सकते हो कि रेपिटेशन है इंडिया एंड चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट ऑलरेडी चल रहा है उसको लेकर, ठीक है। पहले भी मैंने आपको बोला था कि एक बार पढ़ लेना, इसको रीडिंग ले लेना। बाकी आज भी मैं ये चीज़ बोलूँगी थोड़ा सा रीडिंग ले लेना, ज़्यादा इन डेप्थ यहाँ पर ईयर्स पे चीज़ें फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एग्रीमेंट आपको बताया जाता है स्पेसिफिकली जो कि इसके अंदर मेंशन किया हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली उसके ऊपर यहाँ पर फोकस करना, वो क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा डेवलपमेंट यहाँ पर कर लेना अपने तरीके से, ठीक है। रेस्ट ये आपका एक होमवर्क है जिसको आपको कंसिडर करना है, एक बार पढ़ना जरूर है, ठीक है। तो इन केस इफ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2026 वी हैव एन ऑनगोइंग बैच। इसकी कोई भी इंक्वायरी अगर आप करना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, या sleepy.class@gmail.com पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। सेम गोज फॉर द टेस्ट सीरीज। तो कमेंट सेक्शन आपके पास यही है। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।